हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ, साथ साथ मुझे विश्वास है बहुत बेहतर होंगे। चलिए मैं कुछ आगे की बात करूँ जिसमें कि आपको मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर बता रहा था पिछले वीडियो में, लेक्चर फर्स्ट वाले वीडियो में। तो आज लेक्चर सेकंड में बना रहा हूँ। तो जहाँ तक पीछे बताया था उससे आगे बढ़ता हूँ। पीछे कहाँ तक बताया था आपको? तो एंथर के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा था। तो एंथर के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो एंथर वॉल थे उनके बारे में बता चुके थे। मतलब कि एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम के बारे में कंप्लीट हो चुका है। अब टैपेटम के अंदर चलते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजियम की बात आती है, स्पोरोजिनस टिश्यू की बात आती है। तो उनसे आज आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलिए सुनने के लिए तैयार हो जाइएगा। और हर बार की भांति इस बार भी आप लोग से विनती है, रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल यूट्यूब का पीके बायो वाला को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए। नया नया वीडियो बनाता जाऊंगा, आपको मिलता जाएगा। बायोलॉजी चकाचक सीखता चला जाओगे, बहुत इजी हो जाएगा। ओके, चलिए हेडिंग देता हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, इसी चैप्टर का हम चर्चा कर रहे थे। तो थोड़ा सा ध्यान दो, पीछे वाले लेक्चर फर्स्ट वीडियो में जो बनाया था उसमें देखो, इस तरह से मैंने आपको एंथर का सेक्शन बताया था, जिसमें कि एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर और फाइनल लेयर के रूप में अंदर में इस तरह से दिखा दिया था टैपेटम के रूप में। इस तरह से जो फ्लावर की तरह दिखा दिया था वो टैपेटम के रूप में था। ठीक है, ये याद होगा आपको बहुत बेहतर रूप से। एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर, उसके बाद ये जो बना रहा हूँ वो टैपेटम का पार्ट हो गया। अब ध्यान देना है आपको कि टैपेटम के अंदर ये जो सर्कल बना हुआ है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको ही माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से जानेंगे। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर आपको पता ही है कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट हैं। उसको कलेक्टिवली हम स्पोरोजिनस टिश्यू के नाम से जानते हैं या आर्कियोस्पोरियम के नाम से जानते हैं। तो आज मैं हेडिंग देता हूं आर्कियोस्पोरियम, आर्कियोस्पोरियम और स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ध्यान रखोगे, आपको मैंने पहले बता चुका हूं कि टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप का एक एंथर प्रेजेंट है। टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब कि ऐसा ऐसा माइक्रोस्पोरेंजियम की संख्या 1 2 3 4 है, 4 की संख्या में टेट्रास्पोरेंजिएट है। उसमें से एक माइक्रोस्पोरेंजियम को मैं बाहर निकालता हूँ। यहाँ से चलो एक माइक्रोस्पोरेंजियम को बाहर निकाल लिया। टेट्रास्पोरेंजिएट चूंकि पीछे बताया हुआ है इसलिए दोबारा मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। अब इसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। इस तरह से देखो, ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हो गए वही आर्कियोस्पोरियम या स्पोरोजिनस टिश्यू का पार्ट हो गया। ओके, अब ये जो आर्कियोस्पोरियम या स्पोरोजिनस टिश्यू है तो ये किसका ग्रुप है? तो ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू या तो आर्कियोस्पोरियम किसको कह रहे हैं? तो ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स which is found inside the माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं वो कैसा नेचर का होगा? तो डिप्लॉयड नेचर का होगा। और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें देख सकते हो कि जब डिवीजन होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड नेचर का हो गया। अब इसमें डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन? तो रिडक्शनल डिवीजन होगा या तो मियोसिस बोल सकते हो, मियोसिस बोल सकते हो। तब जाकर के माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा जो हैप्लॉइड नेचर का होगा। क्योंकि इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम पोलेन मदर सेल के नाम से भी जानते हैं, पोलेन मदर सेल के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो चूंकि माइक्रोस्पोर का ही दूसरा नाम पोलेन मदर सेल है तो डिप्लॉयड है। तो इस तरह से जो माइक्रोस्पोर बना आफ्टर रिडक्शन डिवीजन
उसको हम पोलन ग्रेन के नाम से भी जानेंगे, पोलन ग्रेन के नाम से भी जानेंगे। अब ध्यान देना है आपको कि ये जो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया तो वो 4 सेल के रूप में बनेगा, लेकिन चारों सेल अलग अलग नहीं होगा, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि रिडक्शन डिवीजन में 1 मदर सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल एंड ईच डॉटर सेल कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन द मदर सेल। तो मदर सेल देखो डिप्लॉयड है, तो जो डॉटर सेल पोलन ग्रेन के रूप में बन रहे हैं वो हाइप्लॉयड नेचर के हो रहे हैं, ओके। लेकिन एनिमल सेल रहता तो चारों माइक्रो जो सेल नए बनते डॉटर सेल के रूप में, माइक्रोस्पोर नहीं बोलो, जो डॉटर सेल के रूप में बनते जैसे स्पर्म या ओवम, वो सेपरेट प्रेजेंट होता, अलग अलग होता। यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर होता है वो इस तरह से देखो प्रेजेंट होगा, इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। इस तरह से 4 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 4 पार्ट में दिखा देते हैं पोलन ग्रेन को। तो 4 पार्ट में जो होता है तो वो चारों किससे जुड़ा रहता है, तो एक यहाँ एक कार्बोहाइड्रेट है कैलोज नाम का, एक कैलोज नाम के कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा हुआ रहता है। आपको बताया था पीछे टैपेटम में कि टैपेटम के जो सेल्स होते हैं वो एक एंजाइम फॉर्मेशन करता है जिसका नाम कैलेज होता है, वो इस कैलोज को क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है। मतलब टैपेटम से बना हुआ कैलेज एंजाइम डिसॉल्व द कैलोज ऑफ पोलन ग्रेन, therefore all pollen grain separate from each other। इसके बाद जितना भी पोलन ग्रेन है सब इससे क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम आइसो बाइलैटरल के देख रहे हो ना, चारों बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड है, तो ऐसे पोलन ग्रेन को हम क्या कह लेंगे, आइसो बाइलैटरल पोलन ग्रेन। लेकिन ये पोलन ग्रेन और भी अलग अलग टाइप से बन सकता है, जैसे देखो इस तरह का बन जाएगा पोलन ग्रेन, जैसे 3 आपको स्पष्ट रूप से एक साइड से दिखेगा और चौथा एक पीछे से दिखेगा। जैसे आगे से तो 3 दिख रहा है, जैसे फुटबॉल में देखते होगे कि आगे का पार्ट दिखता है एक साइड से, यदि देखोगे तब पीछे का पार्ट नहीं दिखेगा। तो वैसे ही 3 पोलन ग्रेन तो आगे से दिखेगा लेकिन एक पोलन ग्रेन पीछे से दिखेगा, ठीक है। इस तरह से देखो 4 पोलन ग्रेन तो बना दिया, लेकिन ये वाला पार्ट किसके लिए दर्शाया है, जो पीछे से प्रेजेंट है। तो इसको टेट्राहेड्रल के नाम से जानते हैं, टेट्राहेड्रल पोलन ग्रेन के रूप में, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हो कि यदि लीनियरली अरेंज हो जाए चारों पोलन ग्रेन कैलोज के साथ जुड़ करके, तो इसको लीनियर पोलन ग्रेन के रूप में जानेंगे या लीनियर टेट्राड भी बोलेंगे। चूंकि 4 पोलन ग्रेन है इसलिए आइसो बाइलैटरल टेट्राड पोलन ग्रेन, टेट्राहेड्रल टेट्राड पोलन ग्रेन और लीनियर टेट्राड पोलन ग्रेन। इसी तरह से और भी देखोगे पोलन ग्रेन के पार्ट को तो कुछ इस तरह से भी बना रह सकता है। देखो 2 सेल तो इस तरह से ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर के बना है, जबकि 2 सेल इस तरह से बन जाएगा। लॉन्गिट्यूडनली डिवीजन कैलोज का प्रेजेंस होगा, तो लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली दोनों हो गया, तो ये टी शेप्ड टेट्राड के रूप में जानेंगे, टी शेप्ड टेट्राड हो गया। और जितना भी टेट्राड पोलन ग्रेन का बना हुआ है यहाँ पे सभी किससे कनेक्टेड है, तो कैलोज से ही कनेक्टेड होता है। एक जगह मैंने कैलोज लिख दिया है, सभी जगह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कैलोज से ही कनेक्टेड होगा। और कैलोज को डिसॉल्व करने के लिए कौन आएगा, तो कैलेज नाम का एंजाइम आएगा जो प्रोड्यूस करेगा टैपेटम। यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अब मैं एक टर्म और बता देता हूँ इसी पोलन ग्रेन से रिलेटेड कि जैसे देखो पोलन ग्रेन बन गया तो ये हैप्लॉइड कंडीशन है ना, इसके पहले तक तो देख रहे थे माइक्रोस्पोर मदर सेल तक डिप्लॉइड कंडीशन में है। तो डिप्लॉइड कंडीशन के लिए हम स्पोरोफाइटिक कंडीशन टर्म देते हैं, इसके पहले स्पोरोफाइटिक कंडीशन में था, लेकिन जैसे ही रिडक्शन होकर के आप माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बना लिया तो वो गैमेटोफाइटिक कंडीशन में चला है। तो चूंकि इसी पोलन ग्रेन से मेल गैमेट का फॉर्मेशन होना है तो मेल का पार्ट का होगा इसे, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि फर्स्ट मेल गैमेटोफाइटिक सेल इज इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो किसको बताओगे, पोलन ग्रेन को, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इट इज फर्स्ट मेल गैमेटोफाइटिक या मेल गैमेटोफाइट सेल, ठीक है। अब जो फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट सेल बना वो किससे बना है, स्पोरोफाइट सेल से बना है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बना है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल व्हेन डिवाइड बाय meiosis to form microspore, this phenomenon is known as
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब इस मियोसिस के द्वारा जो माइक्रोस्पोर बना, इस फिनोमेनन को क्या कहोगे, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जानोगे। ये सब टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। इतना सारा बात तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से रिलेटेड हो गया। मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लिया, फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट सेल का फॉर्मेशन कर लिया, जो कि टेट्राड कंडीशन में प्रेजेंट है। अब हम देख लेते हैं इस पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। तो हेडिंग देना है, अब इसको जल्दी से मेंशन कीजिए। तो मैं अब हेडिंग देता हूं, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ओके, चलिए रब करता हूं। ओके जी, चलिए अब ध्यान दीजिए, इधर इधर देखो, इधर उधर दिमाग नहीं करना है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड नेचर का होगा। तो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की बात करेंगे। देखो, जो वीडियो बना रहा हूं ना, उसमें आपको कंसस होकर के बैठना है, सुनना है। तो मेरी बातों को यदि सुनोगे तो आपके दिमाग में अरेंज होता चला जाएगा। इसलिए ध्यान हमेशा मेरे चेहरे पे रखें, लिखी हुई बातों पे रखें, तो ज़्यादा बेहतर होगा आपको समझने में। ओके, तो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन में इस तरह से मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। सिंपल सा तो स्ट्रक्चर है इसका। अंदर में सेल मेम्ब्रेन को भी दिखा देता हूँ इस तरह से करके, न्यूक्लियस दिखा दिया इसके अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा इसके अंदर, इस तरह से वैक्यूल को दिखा दिया। प्रोटोप्लाज्म तो अबंडेंट होगा ही, लेकिन इसके बाहर में एक लेयर और प्रेजेंट होगा, वो रफ सा थोड़ा दिखेगा, जिसमें कुछ पोर भी प्रेजेंट होगा। इस तरह से देखो, मैक्सिमम 3 की संख्या में, मिनिमम 1 की संख्या में पोर प्रेजेंट होगा। तो ये जो बाहर वाले पार्ट है उसको हम एक्साइन के नाम से जानते हैं, आउटर लेयर के रूप में हो गया एक्साइन। इसके अंदर जो लेयर होगा उसको इंटाइन के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होगा, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा पड़ा होगा, और प्रोटोप्लाज्म में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। देखो, ये न्यूक्लियस को दिखा देता हूँ, न्यूक्लियस। और ये चूंकि वैक्यूलेटेड सेल है, इसलिए वैक्यूल का भी प्रेजेंस जरूरी है। और ये क्या हो गया, तो जर्म पोर हो गया। जब इस पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा तो इसी जर्म पोर के थ्रू पोलन ट्यूब बाहर निकलेगा। इसकी संख्या कितना होता है, 1 to 3 होता है, ठीक है। 1 to 3 जर्म पोर को की संख्या होती है, ध्यान में रखना है। यदि 1 होगा तो मोनोकॉल्पेट पढ़ेंगे, यदि 3 होगा ट्राइकॉल्पेट, 2 होगा डाइकॉल्पेट। लेकिन उतना आपको पूछेगा नहीं, डायरेक्ट किसी को ध्यान में रखिएगा कि जर्म पोर की संख्या 1 to 3 होती है। अब देखो, इसका शेप कैसा बन रहा है, तो शेप इसका स्फेरिकल बन रहा है, शेप स्फेरिकल देख रहे हो, ठीक है। सेल कैसा है, तो वैक्यूलेटेड है। कैरेक्टर कुछ ध्यान में रख लेना है, सेल वैक्यूलेटेड है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि इसका साइज देखोगे तो 25 to 50 माइक्रोमीटर का होगा। और पीछे में तो बता ही दिया कि पोलन ग्रेन होते हैं जो फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट सेल होता है। ओके, अब ध्यान देना है इस एक्साइन के बारे में। तो एक्साइन के बारे में ध्यान दोगे तो एक्साइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा करता है एग्जामिनेशन में, इसलिए एक्साइन को फोकस करेंगे। तो एक्साइन तो सबसे पहला कैरेक्टर में देखोगे तो आउटर मोस्ट लेयर हो गया पोलन ग्रेन का, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन हो गया, ये तो पता चल गया। अब दूसरी बात रही कि इस पे जर्म पोर भी प्रेजेंट होते हैं, हैज 1 to 3 जर्म पोर। लेकिन अब ध्यान में रखना है कि जो एक्साइन बना होता है किस केमिकल का, तो आपको पीछे क्लास में बताया था पहला लेक्चर वाले में कि जो टैपेटम के सेल्स होते हैं, वही टैपेटम के सेल्स फॉर्मेशन करता है स्पोरोपोलेनिन का, और वही स्पोरोपोलेनिन फॉर्मेशन करने में मदद करता है किसका, एक्साइन का। मतलब एक्साइन किसका बना रहता है, स्पोरोपोलेनिन का, लिपिड लाइक केमिकल का बना रहता है, ठीक है। तो मेड अप ऑफ
पोलेनिन, पोलेनिन का बना होगा। अब ये लिपिड लाइक हो गया, स्पोरोपोलेनिन कैसा हो गया, लिपिड लाइक हो गया, ठीक है, लिपिड लाइक। अब इसके बाद देखोगे तो यह स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है जर्म पोर पे, एग्जाइम वाले पार्ट पे तो प्रेजेंट होगा स्पोरोपोलेनिन, लेकिन एब्सेंट होता है जर्म पोर वाले रीजन पे। ओके, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट इन ऑन जर्म पोर, जर्म पोर पे नहीं होता है। अब ध्यान में रखोगे कि ये जो स्पोरोपोलेनिन ऐसा केमिकल है, इतना विचित्र केमिकल है कि इसको कि ना मैग्मा से किसी तरह का इफेक्ट पहुंचता है, ना स्ट्रॉन्ग एसिड से इफेक्ट पहुंचता है, ना स्ट्रॉन्ग बेस से इफेक्ट पहुंचता है, ना कोई एंजाइम इसको डिसॉल्व कर पाता है, मतलब सभी से प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। तो एवोल्यूशन के ड्यूरिंग, जैसे कि जब फॉसिल्स इत्यादि का डिस्कवरी या खोज करा जाता है ना, तो वैसे कंडीशन में पोलन ग्रेन के बेसिस पे भी हम लोग एवोल्यूशन को पता लगाते हैं, क्योंकि इसका एग्जाइम का जो पार्ट है उसको मैग्मा भी डिजॉल्व नहीं कर पाता है, जला नहीं पाता है, वहां भी इसका इंप्रेशन बना हुआ ही रह जाता है, ठीक है। तो एग्जाइम के लिए कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इट इज प्रिवेंटेड, इट इज प्रिवेंटेड या प्रोटेक्टेड टू मैग्मा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड एंजाइम्स, सभी प्रकार के एंजाइम से प्रोटेक्टेड होता है, इसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, ठीक है। अब इसी तरह से देखोगे एंजाइम से रिलेटेड और भी बातें, तो इस एंजाइम को देखोगे तो जैसे कि मैं यहाँ से थोड़ा सा पार्ट को बाहर कर रहा हूँ एंजाइम को, देखो यहाँ से कट कर लिया एंजाइम को, कट करके थोड़ा सा बाहर लाया, एंजाइम का पार्ट हो गया, ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ एंजाइम। इसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे तो ये दो लेयर में दिखेगा, माइक्रोस्कोपिक स्टडी में सिंगल एंजाइम लेयर इस तरह से दो लेयर में दिखेगा, एक लेयर ब्लैक से बना देता हूँ, दूसरा रेड से बना देता हूँ, ये आउटर लेयर हो गया, आउटर लेयर, और इसको इनर लेयर बोल देते हैं, एंजाइम का इनर लेयर, ठीक है। तो आउटर लेयर को हम एक नाम और भी दे सकते हैं सेक्साइन के रूप में, ठीक है, और इनर लेयर है उसको नेक्साइन बोलेंगे, हालांकि तुम्हारे एनसीईआरटी में इतना इलैबोरेट नहीं करा है, ठीक है। अब इस इनर लेयर का तो फर्दर डिफरेंशिएशन नहीं मिला है माइक्रोस्कोप में, लेकिन ये जो आउटर लेयर है उसका फर्दर डिफरेंशिएशन मिला है माइक्रोस्कोप में, मतलब ये सेक्साइन फर्दर डिवाइड होता है तीन लेयर के रूप में, देखो एक लेयर, दो लेयर, और एक तीसरा लेयर भी बना देता हूं इस तरह से करके। तो केवल सेक्साइन की बात कर रहा हूं, इंजाइम का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो इसका जो आउटर लेयर है, आउटर को हम टेक्टम के नाम से जानते हैं, टेक्टम, मिडिल को हम बैकुलम के नाम से जानते हैं, मिडिल बैकुलम, और जो इनर वाले होते हैं उसे फूट लेयर कहते हैं, फूट लेयर के नाम से जानते हैं। ये यदि लर्न हो गया तो अच्छा, नहीं लर्न हुआ तो बहुत अच्छा। कभी कभी बुकलेट में क्वेश्चन इससे रिलेट करके मिलेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ऐसे लर्न कर लिए। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में जो नीट का लेवल चल रहा है उसमें लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको स्लिप भी कर सकते हो, एस्केप भी कर सकते हो। ओके, तो चलिए ये तो हो गया एंजाइम से रिलेटेड। अब बात देख लेते हैं इंटाइन से रिलेटेड। तो इंटाइन में ज्यादा पॉइंट तो है नहीं, इसलिए यहीं पे कर लेता हूँ इंटाइन को। इंटाइन में चलोगे तो ये तो इनर मोस्ट लेयर हो गया ना, इनर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। और ये बना होगा किसका, तो देखोगे तो मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन का बना रहता है, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ओके, अब इसके अंदर चलोगे एग्जाइम इंटाइन के अंदर, तो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होगा, यहां से तो लिविंग कंपोनेंट का प्रेजेंस हो गया। तो अब इसके अंदर देखते हैं कि इनसाइड द इंटाइन लिविंग मटेरियल प्रेजेंट,
inside the entire living material present, living material present। ओके, इतना तक तो क्लियर हो गए। अब इसके बाद ध्यान देना है आपको कि ये जो इसका लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट है वो फर्दर अब माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होगा, क्योंकि देख सकते हो जो पोलन ग्रेन बना है, माइक्रोस्पोर बना है, वो मियोसिस सेल डिवीजन से बना, हैप्लॉइड नेचर का हो गया है। तो अब इनका भी क्या होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, जिसके कारण जब ये मैच्योर हो जाएगा तब मतलब मैच्योर पोलन ग्रेन डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म फर्स्टली 2 सेल स्टेज। तो ये डिवाइड होकर के पहले 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्दर डिवीजन होगा तो 3 सेल स्टेज में आएगा। तो देखते हैं 2 सेल स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन एंड 3 सेल स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। ओके, इसको रब कर रहा हूं। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ 2 सेल स्टेज एंड 3 सेल स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन, सेल स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। ओके, तो पहले 2 सेल स्टेज में आते हैं, पहला डिवीजन करवाते हैं। तो पहला डिवीजन जैसे ही होगा, ये देखो एक बना दिया आपका पोलन ग्रेन के लिए, इस तरह से पोलन ग्रेन को बना दिया। ओके, अब सबसे पहले इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। तो माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद एक 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में देखोगे तो एक 2 सेल स्टेज में हो गया, जिसमें कि एक सेल छोटे साइज का बनेगा और एक सेल बड़े साइज का बनेगा। जो बड़े साइज होंगे उसमें इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस के लिए दिखा दिया है इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। ओके, और साथ साथ इसमें वैक्यूओल भी प्रेजेंट होगा, प्रोटोप्लाज्म तो रहेगा ही। और इसी सेल को हम वेजिटेटिव सेल के नाम से जानेंगे। जैसे जर्मपोर को भी दिखा सकते हो 1 या 3 की संख्या में। तो ये हो गया वेजिटेटिव सेल। और दूसरा जो स्पिंडल सेल छोटा वाला दिख रहा है उसको जर्मिनेटिव सेल के नाम से जानते हैं, जर्मिनेटिव सेल के नाम से जानते हैं। तो देखो ये माइटोसिस द्वारा पोलन ग्रेन डिवाइड हुआ, सिंगल सेल पोलन ग्रेन, और ये 2 सेल्ड पोलन ग्रेन हो गए। ठीक है, यहीं से मैच्योर हो गया पोलन ग्रेन, ऐसा बोल सकते हो आप, मैच्योर पोलन ग्रेन इन 2 सेल स्टेज। तो एक 2 सेल स्टेज में 2 टाइप का सेल प्रेजेंट है। लार्ज साइज का जो सेल है उसको वेजिटेटिव सेल कहेंगे। जैसे इसका कैरेक्टर देखोगे तो ये लार्ज साइज सेल है, लार्ज साइज सेल। वैक्यूलेटेड है, चूंकि वैक्यूल प्रेजेंट है ना, इसलिए इसको क्या कहोगे, वैक्यूलेटेड के नाम से भी जानोगे। और देखो इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है, इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस इसमें कैसा रखेगा, तो इरेगुलर शेप न्यूक्लियस रखेगा। ओके, अब इसके बाद देखना है आपको इरेगुलर शेप न्यूक्लियस के बाद कि फूड मटेरियल भी अबंडेंट होगा, अबंडेंट फूड मटेरियल प्रेजेंट। ओके, प्लेसेंटी प्रेजेंट। अब इसके बाद देखो दूसरा पार्ट है जर्मिनेटिव सेल। जर्मिनेटिव सेल्स क्या चीज है, तो ध्यान देना है कि ये फ्लोट करता है जर्मिनेटिव सेल इनसाइड द प्रोटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। जर्मिनेटिव सेल फ्लोट कर रहा है किसके, प्रोटोप्लाज्म में, तो वेजिटेटिव सेल के अंदर, है ना। फ्लोट इनसाइड प्रोटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, प्रोटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। इतना तो पता चला। हालांकि वेजिटेटिव सेल में एक टर्म और लिख देता हूं कि ये जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं ना, वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, यहीं पे मेंशन कर देता हूं।
आगे फिगर बनाएंगे तो और स्पष्ट हो जाओगे। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, लेकिन टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिखना जरूरी था। ठीक है, अब इसमें भी देखो न्यूक्लियस है, साथ साथ अबंडेंट प्रोटोप्लाज्म है, फूड मटेरियल भी अबंडेंट प्रेजेंट है, लेकिन शेप इसका स्पिंडल शेप बना है। शेप कैसा हो गया? स्पिंडल शेप, शेप स्पिंडल शेप है। ओके, एंड न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड। इसके साथ साथ अबंडेंट प्रोटोप्लाज्म हैज अबंडेंट प्रोटोप्लाज्म। ओके, अब इसके बाद जब यह डिवाइड करेगा, टू सेल वाले भी डिवाइड करेंगे। जैसे वेजिटेटिव सेल के बारे में तो देख लिया कि ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन जनरेटिव सेल क्या करेगा? तो एक फर्दर डिवाइड करेगा, किसके द्वारा? तो माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा, और टू मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो टू सेलर स्टेज फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा कितना सेलर स्टेज में? तो 3 सेलर स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से देखो माइटोसिस के द्वारा ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 मेल गैमीट बना देगा। अब बाकी तो वेजिटेटिव सेल्स हैं ही जो कि पोलन ट्यूब को बनाने में मदद करेगा। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर अलग से बना देंगे। इस तरह से देखो 3 सेल स्टेज में अब कन्वर्ट हो गए, 1 सेल वेजिटेटिव सेल, 2 मेल गैमीट हो गए यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? मेल गैमीट हो गए, मेल टू मेल गैमीट्स। ओके, मेल गैमीट्स चूंकि माइटोसिस से बना है तो ये भी हैप्लॉइड नेचर का ही होगा, और ये तो वेजिटेटिव सेल है ही, वेजिटेटिव सेल। ओके, बाकी ये जर्मपोर देख ही रहे हो। तो ये 3 सेल स्टेज हो गया पोलन ग्रेन का, 3 सेल स्टेज पोलन ग्रेन। ओके, तो जर्मिनेटिव सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमीट, इस पॉइंट को मेंशन करना पड़ेगा। जर्मिनेटिव सेल्स डिवाइड टू फॉर्म 2 नॉन मोटाइल अमीबॉइड शेप्ड मेल गैमीट। ये कैरेक्टर बता दिया मेल गैमीट का, नॉन मोटाइल भी होगा, अमीबॉइड शेप्ड भी होगा, मेल गैमीट। ओके, ये तो कैरेक्टर हो गए 2 सेल और 3 सेल स्टेज का। अब इस 2 सेल और 3 सेल स्टेज से थोड़ा सा 1-2 बात और ध्यान दोगे। क्या चीज? कि जब पोलिनेशन होता है तो पोलन ग्रेन पहुंचता है एंथर से स्टिग्मा तक। ये पता है आपको कि जो स्टिग्मा यहाँ पे बना दिया इस तरह से, और यहाँ बगल में एंथर है, तो एंथर से पोलन ग्रेन कहाँ पहुंचेगा? स्टिग्मा तक पहुंचेगा। तो स्टिग्मा तक जो पहुंचता है उसमें 2 सेल स्टेज में पहुंच सकता है, ए वाले स्टेज में, या तो ए वाले स्टेज में पहुंचेगा। तो 2 सेल स्टेज में पहुंचता है 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। जितना भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसका 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो पोलिनेशन होती है वो 2 सेल स्टेज में होती है, जबकि रेस्ट 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो पोलिनेशन होती है वो 3 सेल स्टेज में होती है। मतलब कि एंथर से जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचता है वो 60% में 2 सेल स्टेज में पहुंचता है, और 40% में 3 सेल स्टेज में पहुंचता है। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं कि 2 सेल स्टेज पहुंचता है 60%, ऐसे करके लिख देता हूं, शेड एट स्टिग्मा एट 2 सेल स्टेज इन 60% एंजियोस्पर्म। ओके, लेकिन इसी तरह से 3 सेल स्टेज की बात करोगे तो ये शेडिंग करेगा, शेड एट स्टिग्मा इन स्टिग्मा एट 2 सेल स्टेज। ठीक तो है, एट 3 सेल स्टेज इन 40% एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये दोनों पॉइंट है ना, एनसीईआरटी भी मेंशन किए हुए हैं, इसलिए इसको भी ध्यान में करना पड़ेगा। ये सब बातें तो हो गई
पोलन ग्रेन से रिलेटेड, लेकिन अभी भी पोलन ग्रेन से रिलेटेड बहुत सारी बात करनी है। जैसे देखो बहुत सारे प्लांट के पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं ना जो कि एलर्जी, सीवियर एलर्जी प्रोड्यूस करता है, अस्थमा प्रोड्यूस करता है, ब्रोंकाइटिस प्रोड्यूस करता है, मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज प्रोड्यूस करता है उनके इफेक्ट में यदि आते हो तो। वो कौन से प्लांट है, उस प्लांट का नाम याद करना पड़ेगा। दो चार प्लांट का नाम मैं बोल देता हूँ, उन प्लांट को याद रखिएगा, लेकिन पार्थेनियम प्लांट जिसको कैरोट ग्रास कहते हो उसको जरूर याद रखना, ठीक है। पार्थेनियम ग्रास या उसी को कैरोट ग्रास भी बोलोगे। इसके अलावा अदर प्लांट के रूप में रिसिनस, प्रोसोपिस, एमारेंथस, चिनोपोडियम, ये सब प्लांट मैंने कुछ बोला जिनके पोलन ग्रेन सीवियर एलर्जी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस भी जूलॉजी में पढ़ोगे तो देखोगे कि वो भी एलर्जिक डिजीज ही है, एलर्जी के कारण ही प्रोड्यूस होता है। ओके, तो चलिए इसको मेंशन कर लिया होगा आप लोग ने। अब इसको रब करके मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, अब ध्यान देना है आपको। अभी बोल रहे थे पोलन ग्रेन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, पोलन ग्रेन ऑफ पार्थेनियम, इसको कैरोट ग्रास भी बोलोगे, रिसिनस पोर्टुलाका, चिनोपोडियम, एमारेंथस, एट्रिमेसिया प्लांट प्रोड्यूस सीवियर एलर्जी, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ये सब नोट में लिख लो तो ज्यादा बेहतर है। अलग से कुछ पॉइंट बन गया पोलन ग्रेन से रिलेटेड। अब इसी तरह से हम देखेंगे पोलन ग्रेन से रिलेटेड बात ही, जिसमें बात आएगा कि पोलन ग्रेन की वायबिलिटी कब तक रहती है। वायबिलिटी होता है क्या चीज, तो वायबिलिटी का मतलब कि पोलन ग्रेन का लिविंग होना, उसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, वो प्रोटोप्लाज्म में वाटर कंटेंट अबंडेंट होगा, उसके एंजाइम एक्टिव होंगे, जिसके कारण क्या होगा कि पोलन ग्रेन लिविंग फॉर्म में होगा, उसमें मेटाबॉलिक फंक्शन चलता रहेगा, ठीक है, डिवीजन होता रहेगा। तो ये सब जो फिनोमेनन की बात मैंने करा वो सभी यदि पोलन ग्रेन में हो रहा है, तो जब तक हो रहा है जब तक हम बोलेंगे वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, मतलब पोलन ग्रेन का लिविंग होना, पोलन ग्रेन का लिविंग होना, सिंपल फॉर्म में ये समझ लोगे वायबिलिटी का मतलब। तो जैसे पैडी, व्हीट प्लांट के पोलन ग्रेन जब एंथर से रिलीज हो जाते हैं तो 30 मिनट तक ही, 30 मिनट ओनली बोल रहा हूँ, ध्यान देना इस बात पे, 30 मिनट तक ही वायबल होते हैं। उसके बाद ये लूज कर देता है, मतलब इनके एंजाइम धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण लिविंग प्रॉपर्टी लूज हो जाती है। लेकिन रोजेसी फैमिली, सोलनेसी फैमिली और फबेसी फैमिली के मेंबर, रोजेसी में जैसे रोज आ गया, सोलनेसी में पोटैटो आ गया, फबेसी में पी आ गया, लेग्यूम प्लांट, तो वो सब प्लांट के इस फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उनके पोलन ग्रेन यदि एंथर से निकल जाते हैं बाहर, तो करीब करीब महीनों तक वो वायबल बना हुआ रहता है। महीनों तक कुछ नहीं, मतलब मंथ तक, महीनों नहीं बोलो, महीना बोलो, मतलब 30 डेज तक वो वायबल बना रहता है। ओके, तो नोट में इस पॉइंट को भी मेंशन करोगे। पोलन ग्रेन ऑफ व्हीट एंड पैडी, या राइस भी लिख सकते हो, व्हीट एंड पैडी, सो वायबिलिटी
वायबिलिटी मतलब लिविंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, फॉर 30 मिनट्स, यहां डेज कर दिया मैंने, 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज फ्रॉम एंथर, ठीक है। तो ये हो गया पोलन ग्रेन ऑफ व्हीट एंड पैडी के लिए वायबिलिटी का कंडीशन। इसी तरह से पोलन ग्रेन ऑफ मेंबर ऑफ रोजेसी फवेसी एंड सोलनेसी फैमिली show viability for month, ब्रैकेट में कर दो 30 days their release from anther, ये सब ध्यान में रखोगे, ये वायबिलिटी से रिलेटेड। अब इसके बाद एक टर्म आता है पोलन बैंक। तो देखो पोलन बैंक क्या चीज है। तो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए ध्यान में रखना, फोकस करो इधर। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए पोलन ग्रेन को सुरक्षित रखा जाता है। जिस लेबोरेटरी में रखा जाता है या जिस प्लेस में रखा जाता है उसको पोलन बैंक कहते हैं। तो अब सोचोगे कि पोलन ग्रेन तो खराब हो जाएगा, उसमें माइक्रोब्स का तो अटैक हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म डीके कर जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, बट इसको जहां पोलन बैंक होती है वहां एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होता है जिसको कि लिक्विड नाइट्रोजन चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन चैम्बर। ओके, और उस लिक्विड नाइट्रोजन चैम्बर का जो टेम्परेचर मेंटेन होती है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कितना कम है समझ रहे हो ना, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वहीं पे पोलन ग्रेन को उतना कम टेम्परेचर में पोलन ग्रेन को रख दिया जाता है। वहां यदि माइक्रोब्स पहुंचेगा भी तो उसका प्रोटोप्लाज्म ही फ्रीज हो जाएगा, उसका एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, जिसके कारण पोलन ग्रेन प्रोटेक्टेड रह जाएगा। जब रिक्वायरमेंट होगा पोलन ग्रेन को, डिजायर्ड पोलन ग्रेन को ही तो पोलन बैंक में रखेंगे ना, तो वैसे डिजायर्ड पोलन ग्रेन की रिक्वायरमेंट होगी ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए, तो पोलन बैंक से निकाल कर करके फर्दर प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचा करके पोलिनेशन को प्रोसीड करवाया जाएगा। ठीक है, तो पोलन बैंक का उपयोग करा जाता है किस लिए? पोलन बैंक में किसको रखते हैं? केप्ट पोलन ग्रेन फॉर प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। ठीक है, अब इसके बाद पोलन बैंक में देखोगे पोलन ग्रेन केप्ट इन, रिमेन से अच्छा केप्ट इन लिक्विड नाइट्रोजन चैम्बर। ठीक है, जिसका कि टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर मेंटेन होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर पे ही पोलन ग्रेन को रखा जाता है। ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन टू माइक्रोब्स। तो इस फेनोमेनन को इतना कम टेम्परेचर पे जो रखा जाता है पोलन ग्रेन को या किसी भी सब्सटेंस को रखोगे तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन, है ना, नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। ओके, ये पोलन बैंक से रिलेटेड थोड़ी सी बात हो गई।
अब पोलिन बैंक से रिलेटेड बात हो गई तो एक पोलिनियम टर्म भी आपको पढ़ने के लिए आएगा, पोलिनियम। हालांकि पोलिनियम की बात हम पोलिनेशन के समय भी करेंगे, लेकिन देख लो यहाँ पे जैसे होता है क्या कि जैसे कैलोट्रोपिस प्लांट है, ऑर्किड प्लांट है, तो इसका जो स्टिग्मा होता है ना फीमेल पार्ट का, और इसी स्टिग्मा के लोअर सरफेस पे इस तरह से पोलिनियम प्रेजेंट होता है। इस तरह से पोलिनियम बहुत सारे प्रेजेंट होंगे। तो पोलिनियम में क्या होता है कि जैसे आप एंथर के को बनाए थे, एंथर को बनाए थे आपने, तो इस तरह से करके दिखाया होगा लोब के रूप में, एक लोब, ये दूसरा लोब, इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम को दिखाया था। तो एक लोब के अंदर जितना भी पोलन ग्रेन बना है, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, एक लोब के अंदर जितना भी पोलन ग्रेन बना है इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, वो सभी एक जगह कलेक्ट होकर करके सभी पोलन ग्रेन उपस्थित हो जाए। मतलब कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन एट अ पॉइंट इन अ लोब ऑफ एंथर, उसको ही हम किस नाम से जानेंगे, पोलेनियम। तो एक लोब इधर बन जाएगा, दूसरा लोब किधर बन जाएगा, इधर बन जाएगा, और दोनों लोब फाइनली ऊपर में इस तरह से ज्वाइन भी हो जाएगा एक जगह पे जाकर के, इस तरह से आपस में कनेक्टेड भी हो जाएगा। सभी प्लांट में नहीं बनेगा, जैसे कैलोट्रोपिस में बनेगा, ऑर्किड में बनेगा, ये पोलेनियम का फॉर्मेशन होगा, है ना। यही क्या हो गया, पोलेनियम इधर तो लिखा हुआ ही है, तो इधर ही दर्शा देते हैं कि पोलेनियम हो गया। तो डिफिनीशन के रूप में लिख देते हैं कि ऑल पोलन ग्रेन ग्रेन्स ऑफ अ लोब ऑफ एंथर stick together to form पोलिनियम। ठीक है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में बना सकते हो इस तरह से, अपर पार्ट में इस तरह से दोनों पोलिनियम ज्वाइन किए हुए हैं, बीच में इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, नीचे में इस तरह से पोलिनियम को दिखा दोगे। ठीक है, एक पोलिनियम हो गया, इसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन स्टिक किए हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसमें भी। ठीक है, तो ये पोलिनियम का पार्ट हो गया। ये अपर पार्ट जहां ज्वाइन करा है उसको कॉर्डिकल के नाम से जानते हैं, कॉर्डिकल। और जो नेक लाइक स्ट्रक्चर है उसको कॉर्पस कूलर के नाम से जानते हैं। इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ, कॉर्पस कूलर। और ऐसा स्ट्रक्चर किस में मिलेगा, तो कैलोट्रोपिस में मिलेगा, कैलोट्रोपिस ऑर्किड में मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई पोलिनियम से रिलेटेड। अब इसके बाद एक टर्म आएगा पोलन ग्रेन से रिलेटेड, पोलन प्रोडक्ट। ओके, तो इसको जल्दी से मेंशन कीजिए, तो मैं रब करता हूं, उसके बाद पोलन प्रोडक्ट की कहानी को आगे देखता हूं। ओके, हाँ जी, मेंशन कर लिए होंगे, अब आगे बढ़ता हूं। ओके, अब हेडिंग देना पोलन प्रोडक्ट। चलिए अब हेडिंग देता हूं पोलन प्रोडक्ट, पोलन प्रोडक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी बुक में भी इस पोलन प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बातें दी हुई है। तो जरा सा सुन लीजिए पोलन ग्रेन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। पोलन प्रोडक्ट जो होता है वो वेरी रिच विद न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिएंट भरा पड़ा होता है। इस कारण से इसका टैबलेट और सिरप भी आज के डेट में अवेलेबल हो गया है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा इसका सप्लाई हो रहा है, पोलन टैबलेट एंड पोलन सिरप का, क्योंकि न्यूट्रिएंट सब्सटेंस इसमें, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस भरा पड़ा है। जैसे न्यूट्रिटिव सब्सटेंस की बात करूं तो इसमें पोलन ग्रेन में प्रोटीन का अमाउंट, जो मीट होते हैं ना, मीट खाते होगे तो मीट में जितना प्रोटीन होता है उससे ज़्यादा प्रोटीन पोलन ग्रेन में ही होता है। तो बड़ी आसानी से आप, जैसे कि चाइना रोज का फ्लावर है
उसको खा सकते हो, बड के फॉर्म में रहे उस समय खाओ तो ज़्यादा बेहतर है। जितना भी अंतर होगा सबका पोलन ग्रेन इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, प्रोटीन भरपूर मिलेगा। इसके साथ साथ पोलन ग्रेन में एक स्पेशल एलिमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है सिलेनियम, और सिलेनियम एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है। तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखने का मतलब कि आपको एजिंग देर से आने देगा, मतलब बुढ़ा बुढ़ी आपको देर से बनाएगा। इसलिए पोलन ग्रेन का उपयोग, तो यदि जवान बने रहना है तो पोलन ग्रेन का उपयोग करते रहना है। नेक्स्ट में देखोगे तो आप प्रोटीन पढ़े हो गए बायोमोलिक्यूल्स में, तो उसमें इसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड बताया गया होगा। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड की बात करोगे तो 8 टाइप के होते हैं, 2 सेमी इसेंशियल है। पुराने जमाने में उस सेमी इसेंशियल को भी इसेंशियल में ही रखा गया था, लेकिन अब इसेंशियल में 8 ही को ध्यान में रखोगे। तो वह सभी इसेंशियल अमाइनो एसिड पोलन ग्रेन में मिलता है। कितना बेनिफिशियल है। ऐसे भी इसेंशियल अमाइनो एसिड है, उसको बाहर से ही तो लेना पड़ता है ना, तो पोलन ग्रेन से बड़ी आसानी से अमाइनो एसिड के सभी इसेंशियल अमाइनो एसिड का उपयोग करा जा सकता है, लिया जा सकता है। इसी तरह से देखोगे कि पोलन ग्रेन जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है। कैसे? तो प्रेग्नेंट वुमेन में जो यूट्रस होता है उसका टोनिंग अप होता है, मतलब यूट्रस का ग्रोथ होती है। टोनिंग अप का मतलब ग्रोथ होना। तो वैसे प्रेग्नेंट वुमेन को पोलन ग्रेन प्रिस्क्राइब करा जाता है डॉक्टर के द्वारा कि उसका टैबलेट या सिरप का उपयोग कीजिए, जिससे कि यूट्रस का यूट्राइन वॉल है, एंडोमेट्रियम है, थोड़ा ज़्यादा डेवलप होगा, उसका टोनिंग अप ज़्यादा होगा, जिससे जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं उस एम्ब्रियो को डेवलप होने में ईजी होगा। ओके। इसके साथ साथ पोलन ग्रेन ऑस्टियोपोरोसिस को भी रोकता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन को डीके होने से, बोन को कमजोर होने से बचाने में मदद करता है पोलन ग्रेन। इसी तरह से पोलन ग्रेन में देखोगे तो नॉन इसेंशियल के रूप में लाइसिन अमाइनो एसिड, एलिमेंट्स के रूप में फास्फोरस भी अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो इस तरह से बेबी के ग्रोथ के लिए भी ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ साथ जो हॉर्स रेसेज में पार्टिसिपेट करते हैं पर्सन, वो जनरली क्या करता है, या एथलीट लोग होते हैं, वो जनरली क्या करते हैं कि अपने दौड़ में या अपने जो भी खेल खेलने जाते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के पहले पोलन ग्रेन का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में कर लेते हैं, जिससे उनके बॉडी में स्टैमिना ज़्यादा आ जाती है। तो इस पर क्लेम हो सकता है यदि वैसे पर्सन के बारे में बता दिया जाए कि वैसा पर्सन यदि पोलन ग्रेन को कंज्यूम कर करके पार्टिसिपेट कराए एथलीट में या हॉर्स रेसेज में, तो उस पर ब्लेम हो सकती हैं, उस पर रोक लगाई जा सकती हैं, उसको पार्टिसिपेट एथलीट के रूप में होने नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो ये सब बहुत सारा प्रोडक्ट के बारे में है, उसको एक बार ध्यान से सुनिए, मैं लिख भी देता हूँ, आपका नोट्स भी बन जाएगा। ओके। पोलन प्रोडक्ट रिच इन nutrient today available pollen tablet and pollen syrup in market। हालांकि इंडिया में उतना देखने को नहीं मिलता है, बड़े बड़े शहरों में तो मिलता है, लेकिन वेस्टर्न कंट्री जो है उसमें बहुतेरे इसका उपयोग करा जा रहा है। ओके। पोलन रिच विद पोलन कंटेन सिलेनियम, रिच छोड़ दो, कंटेन सिलेनियम विच हैज एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, मतलब बुढ़ा बुढ़ी नहीं होने देगा आपको, या देर से होने देगा। ऐसा तो नहीं है कि बुढ़ा बुढ़ी नहीं होगा, एक दिन तो मरना ही है, लेकिन फिर भी ये प्रोटेक्ट करेगा आपको। ओके। हैज मोर प्रोटीन देन मीट। ओके। प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि वीकनिंग ऑफ बोन, बोन का कमजोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस है उससे प्रिवेंट करेगा। टोनिंग अप ऑफ
यूटेराइन वॉल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ओके, इसी तरह से देखोगे तो हैज ऑल essential amino acid has all essential amino acid। ओके, नेक्स्ट में देखोगे तो हैज लाइसिन, फास्फोरस, different type of vitamins, therefore useful for growth of baby को भी खिलाना चाहिए। ओके, एथलीट and horse rider consume pollen for increase performance। ओके, ये सब कुछ पोलन प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस था जो मैंने आपको बता दिया, इसको ध्यान में रखिएगा। अब लास्ट बातें, अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड, मतलब कि प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड जो भी बात यहाँ करना था उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड कंप्लीट हो गया तो अगला देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड बातें, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का कहानी यहीं तक मैं रोक देता हूँ। ये लेक्चर सेकेंड का पार्ट हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट से बात करेंगे, मतलब गायनोसियम का बात करेंगे। लेकिन फिर भी आप लोग से बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा चैनल है पीके बायो वाला, उसको जरूर फोकस कीजिए, जरूर देखिए, कंसस होकर के सुनिए। आपके लिए, आपके बुक के थ्योरी के लिए, आपको समझने के लिए बहुत ही आसान भाषा में, आसान पूर्वक मैंने समझाने का कोशिश करा है। इसलिए उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे मैं नया नया वीडियो बनाता रहूं, आपको आसानी पूर्वक मिलता रहे और घर बैठे आप आसानी से पढ़ाई करता रहो, है ना। ओके, बाय बाय बच्चों।